अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी वालेकुम अस्सलाम, आ रही है, बताएं। मैम मैंने आपसे एक बात करनी थी कि ये जो अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर, हमने 10 चैप्टर्स कर लिए हैं। देखिए पहले तो हमने 3 किए थे, लेकिन ये जब से लॉकडाउन की वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस में 6 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं इसके अंदर। तो मैम अब देखें हमारा आगे से पेपर्स भी आ रहे हैं और हमने बिल्कुल भी इसकी मतलब कि आप पढ़ा तो देती हैं, आगे हमें भी समझ जब आप पढ़ा रही होती हैं आ जाती है, लेकिन मैम प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। हमारी बाकी असाइनमेंट, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट साइकोलॉजी और इंग्लिश में भी नेक्स्ट सेमेस्टर चलना है, तो उसके बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस भी हमने की हुई है। लेकिन मैथ के लिए मैम, क्योंकि इसके लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए होता है प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ, रट्टे से तो आता नहीं है मैथ, तो इसलिए मैम कह रहे थे कि आप ना जो हमारा मिड टर्म है इसमें सिलेबस भी कम करें और हमें ना थोड़ा-सा ट्रिक्स बताएँ कि जिससे हम अपना शॉर्टकट के ज़रिए हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएँ मैथ में। मैथ के लिए पहली बात कि प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस के बगैर आपका मैथ नहीं हो सकेगा। अब देखें सवाल बहुत सारे होते हैं एक्सरसाइज के अंदर, इस यही एक एक्सरसाइज मेरे ख्याल से छोटी है, या हमने जो यस मैम, वही तो बता रही हूँ, हर चैप्टर में डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की थी वो छोटी थी, लेकिन 8 चैप्टर जो क्वाड्रेटिक का था उसके अंदर एक्सरसाइज बहुत लेंथी थी, 50-50 सवाल। यस मैम, ठीक है, एक-एक अब एक्सरसाइज में 4 सवाल। 50-50 सवाल करना मुमकिन नहीं होता। ठीक है, एक बात तो ये है, लेकिन हर टाइप में से, जैसे कि मुख्तलिफ टाइप्स थी क्वाड्रेटिक की, हर टाइप में से आपको एक सवाल लाजमी करना है। ठीक है, ताकि और उस सवाल को अच्छी तरह करें, ताकि जब आपको उसी तरह का कोई और सवाल आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। 50 सवाल मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करें, लेकिन हर सवाल, हर टाइप का एक-एक सवाल आपने ज़रूर करना है और उसको अच्छी तरह से करना है, ताकि आप उसको किसी भी उसकी अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, सवाल बदल जाएगा, तो आपको उसकी टाइप देखकर पता चल जाए कि मैंने इस सवाल को इस तरह से सॉल्व करना है। पहली बात तो ये है, प्रैक्टिस को लाज़मी करना है, प्रैक्टिस के बगैर मैथ नहीं हो सकता। ठीक है? यस मैम, मैथ के लिए प्रैक्टिस ही मिड टर्म ज़रूरी की है। जहाँ तक बात है, मिड टर्म की जहाँ तक बात है, उसमें ये जो मैं आपको कोर्स एक्सक्यूज मी पढ़ा रही मैम। हूँ, हम 10 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, तो 10 के 10 मैं आपको कभी भी मिड टर्म में नहीं दूंगी। ठीक है, मिड टर्म का सिलेबस आपका कम होगा। आप समझें कि आपके 12 अगर चैप्टर हैं तो तकरीबन 7 चैप्टर, ठीक है, हाफ तो हम उसका कर लेंगे, 7 चैप्टर हमारे कोर्स में जरूर शामिल होंगे। मैम 9 ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 ठीक है, चैप्टर। ताकि 6 आ रहे हैं। मैम 7 अब मैम आप 5 कर लें। 7 इस वक्त आप तैयार करेंगे तो फाइनल देखें, आपके फाइनल भी बिल्कुल पास ही है, मार्च में आपके फाइनल है। ठीक है, तो इस मैम वो तरह तो से बात होना ठीक है, कि लेकिन अभी फरवरी हमने भी में तो पास होना है ना। फेब तक, फर्स्ट फेब के आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, तो उसमें आपने कम से कम 7 चैप्टर तो तैयार कर लिए हो ना, ताकि पीछे 5 चैप्टर रह जाए। ऐसे नहीं हो मैम सकता, वही अगर तो यही बता बार रहे हैं, हम अगर हम तीन मैम चार तैयार 10 ही ठीक करेंगे है, तो 7 कम है। 7 कम है, 10 ही ठीक है। ठीक है, मैम हमें मैम हमने असाइनमेंट प्रैक्टिस करनी है, मिलेंगे। जिन्होंने नहीं करनी है वो क्या करे? ठीक, तो मैम आपने, हमें छुट्टियां हुई हैं। हाँ, मैम हमने फेल तो नहीं होना ना अब पेपर्स में? मैम हमें वेकेशन पे भी अब छुट्टियां जब हुई हैं तो तब भी असाइनमेंट्स में ही टाइम गुजरा है, याद करने का टाइम ही नहीं मिला हमें, सारा टाइम असाइनमेंट में सर्व हो यस गया। मैम, तो लिखने में सारा टाइम चला जाता है, मैथ को ऐसे तो तो ज़्यादा कोई से ज़्यादा फायदा नहीं है प्रैक्टिस कि के लिए खाली करना लिखना चाहिए। तो नहीं है ना, याद भी तो करना है ना हमने, सारा याद टाइम असाइनमेंट है। याद भी करना है तो करना है ना, लेकिन टाइम को भी तो मैनेज करना है ना। अगर मैम मैं आप खुद मैम देखिए ना, सुबह 7 बजे से बैठते हैं हम, 3 बजे तक तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, फिर थोड़ा-सा यस टाइम मिलता है, फिर उसके बाद असाइनमेंट्स मिली होती हैं, उन्हें मैडम बनाने 8 बैठ बजे जाते हैं। बैठते हैं, 7 बजे फिर रात के बैठते हैं। 12-1 बजे जाके उन्हें सेंड करके फिर कहीं जाके सोते हैं। हाँ, यस मैम, एक दो ढाई बज जाते हैं रात को, या 3 भी बज यस मैम, जाते हैं, 2-2 बजे तक बैठ के हम असाइनमेंट्स बना रहे होते हैं। सुबह से याद बैठे करने होते का हैं तो आप, बिल्कुल टाइम नहीं है, ऊपर से पेपर आ रहे हैं। 2 बज वो जाते हैं। तो वो सारी बातें ठीक है, असाइनमेंट भी आपने बनानी है, टेस्ट भी आपने तैयार करने हैं, लेकिन अब देखें ना, कोर्स को भी तो कवर करना है ना। ठीक है, तो मैम अब मैम देखिए ऑनलाइन क्लासेस में, देखिए ना अब एक जिस मैम तरह 10 एक चैप्टर एक्सरसाइज काफी है। हैं। तुम 10 मैडम चैप्टर अब पहले ये देखिए इन्होंने तुम्हें काम 12 नहीं करना ना, चैप्टर इसलिए बोल रहे हैं। बेफिक्र हो जाओ, चैप्टर 12 पढ़ जो रहे पेपर है ना वो 12 चैप्टर का होगा, ये जो बोल रहा है ना इस वक्त इसका 12। यस मैम, इनसे ले लेना आप। यस मैम सारे काफी है तो मैम, क्योंकि सेपरेट हमने लेना फाइनल भी 12 तो देना है चैप्टर्स ना। का। ठीक मैम है, मैम अपनी 6 मर्जी का मार्क्स दे भी दें देख आप। लें किसकी कितनी आए हैं। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि मिड टर्म का कोर्स अभी मैं आपको नहीं बता रही, लेकिन ये जहन में रखें कि 7 चैप्टर जो हैं वो लाजमी होंगे। मिड टर्म है ओके ना, मैम मिड ठीक टर्म है। में आधा सिलेबस तो आना ही मैम 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 6 तो नहीं, कर देना, वो 12 है। अगर हम काफी है। जी,
और मतलब क्या? अगर 7 चैप्टर देंगी तो फिर उसमें चैप्टर नंबर 8 और मैथमेटिकल इंडक्शन रहने दीजिएगा। नहीं, चैप्टर यस नंबर मैम। 8 ने लाजमी होना है, बाकी बेशक इधर उधर मैम ये तो तो मैम ये मैम तो ऐसे 7 तो चैप्टरों नहीं के ना बराबर खाली एक होती चैप्टर है। हमारी, बेशक मैम है, वो बहुत लेकिन ज्यादा देखिए लेंथी मैम है अभी फिर हम जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अगर मैं इस वक्त यहाँ पर आपको छोड़ दूंगी, सवाल पूरा पेपर पूरी किताब में से आया होता है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको पेपर में हो कि ये वाला इसमें नहीं आया हुआ पेपर में। मैम आप खुद सोचिए, चैप्टर नंबर 8 पूरे 7 चैप्टरों के बराबर का एक चैप्टर है जिसमें 150 से 200 सवाल है। बहुत ज्यादा मैम सवाल है। एक चैप्टर हाँ मुझे पता है, मैम लेकिन उसको मैम तैयार वही ना कैसे हमें करना है ना, वाला ना उसको डालें। तैयार करने का मेथड ही यही है कि तो आपको मैम अभी फिर मैम एक मिनट करेंगे हम। करते हैं ना कि चैप्टर नंबर 8 ही कर लेते हैं, बाकी रहने देते हैं। बाकी हाँ रहने या देते फिर हैं। मैम हाँ ये ऐसे तो नहीं 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 होगा। मैम बात सुने। मैम हम नो ऐसे मैम करते हैं अभी एक महीना पड़ा हुआ है, वो चैप जो पढ़ाएंगे उसमें वो भी या इंक्लूड बात कर तो सुन लो। लीजिएगा। अच्छा बोलो। मैम एक महीना पड़ा हुआ है, 12 के बाद सारे हो जाएंगे। अच्छा मैम ऐसा बात सुनिए प्लीज मेरी। ऐसा हाँ करें, ये जो सारी डिस्कशन करनी है ना ये हम ग्रुप में कर लेंगे, लेकिन इस वक्त पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि ये चैप्टर अच्छा मैम हमारे मेरी एक बात सुन लें, बस एक बात सुन लें। जी। मैम ये देखिए ना, हम 7 चैप्टर्स कर लेते हैं, आपके कहने पे सिर्फ हम 7 तक कर रहे हैं, वरना हमसे वो भी नहीं होने, क्योंकि मैम इतना ज्यादा कोर्स है, हमने अच्छी तरीके से पढ़ना है कि हमने ऐसे निकलना आगे। लेकिन मैम अब जो चैप्टर नंबर 8 है ना, उसको हम आपको बाद में टेस्ट दे देंगे, जब आप कहेंगी पेपर्स के बाद हम मैम आपको टेस्ट आप दे देंगे। अपनी मर्जी का सिलेबस दे दें, आप मतलब जिस पे सेटिस्फाई आप दे दें। चलें ठीक है जी, मैम यार देखिए। 7 तो बहुत मैम कम है ना। अच्छा चुप मैम नहीं भाई। हमारी सुनिए मैम कुछ भाई का नहीं करें। माइक म्यूट कर दें प्लीज। मैंने मैम कर ये जो दी है। बोल रहे हैं ना मैम इन 10 होनी चाहिए कम से कम। नहीं मैम 10 इनकी नहीं बात है, मैम। आपने इनसे टॉप करवाना है, इनसे जिनको कहना 10 की 100 फिक्र मार्क्स पड़ी लेके है आए। ना, इनको सारी बुक ही दे दें। एक मिनट मैम आप आप, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, ठीक है, आपको मैंने म्यूट कर दिया है। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि मिड टर्म का आपका पेपर खराब हो, ठीक है, मिड टर्म में आपने पेपर इस वक्त कुछ, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस वक्त आपका मिड टर्म जो है, पहली बात कि ये जनवरी में होना था, वो जनवरी में नहीं हो रहा, जनवरी के शुरू में हो रहा था। मिड टर्म हमारे पास जनवरी में आ रही थी, वो तो उस टाइम पे हो ही नहीं रहा, ठीक है, मतलब कि ये डिले हो गए हैं, डिले हुए हैं। जब ये डिले होंगे तो आपकी तैयारी और जो आपका फाइनल पेपर आने वाला होगा, मिड टर्म और फाइनल में सिर्फ 1 मंथ का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो 1 मंथ में आप कम से कम इतना तो कर लें कि हमारी आधी बुक जो है वो तैयार हो, ठीक है, उसमें से इम्पोर्टेंट चीजें, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे तैयार हो चुकी हों, ठीक। तो 8 चैप्टर के बारे में आप लोग कह रहे हैं कि बहुत लेंथी है, उसमें से हो सकता है कि एक आध एक्सरसाइज में निकाल दूं, लेकिन एक आध एक्सरसाइज निकाल दूंगी, लेकिन पूरा का पूरा 8 चैप्टर जो है वो स्किप नहीं होगा, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें हमने देखे थे 6 मेरा ख्याल से उसके अंदर एक्सरसाइजेज हैं, 6 एक्सरसाइजेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी की पूरी 6 एक्सरसाइजेज मैं नहीं दूंगी आपको मिड टर्म में, लेकिन उसमें से हो सकता है कि 3 दे दूं या हो सकता है 4 दे दूं, ठीक है। और जो बाकी डिस्कशन है वो आप बेशक ग्रुप में कर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त अभी हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 10 मिनट हमारे पास रह गए हैं, सिर्फ हमने इसको कंप्लीट करना था, ठीक। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ दैट, अब ये कम्बिनेशन का सवाल है, कम्बिनेशन हमारे टॉपिक में नहीं है सवाल, लेकिन कम्बिनेशन का है। हमें क्या करना है, थोड़ी सी चीजों को यहाँ पर नोट कर लें। कम्बिनेशन, ये जो आपको ब्रैकेट गिवन है, ठीक है, 2 2, ये कम्बिनेशन को शो कर रही होती है, ठीक है। इसी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2C2, यहाँ पर जो C है ये शो कर रहा होता है कम्बिनेशन को, ठीक है, 2 2 ब्रैकेट के अंदर लिख लें, ठीक है, या 2C2, ये क्या चीज शो कर रही होती है, कम्बिनेशन को। इसी तरह से 3C2 है, इसी तरह से 4C2 है, इसी तरह से n+1C2 है और n+2C3 है, ठीक है। कम्बिनेशन आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये सवाल डाल दिए हैं, 2 सवाल नंबर मेरा ख्याल है 9 और 10 हैं जो कम्बिनेशन के ऊपर है, ठीक है। तो आपने इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसके कुछ फार्मूला नोट करेंगे कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक। तो ये कम्बिनेशन को हम C के साथ शो करते हैं, 2C2, मतलब कि ये 2 नंबर गिवन है, ऊपर वाला नंबर ऊपर, दरमियान में C डाला, यहाँ पर आपने 2 डाला, ठीक है। ये कौन भाई लाइंस लगाने बैठ गया है, महनूर,
ठीक, तो इस तरह से लिख लें ब्रैकेट के अंदर, या यहाँ पर 2C2, ऊपर वाला नंबर ऊपर, दरमियान में C लिखा कॉम्बिनेशन का, और नीचे वाला नंबर नीचे। ठीक है, 3C2, इसको आप कैसे लिखेंगे? 3 ऊपर, C से ऊपर 3, फिर C कॉम्बिनेशन का और 2, 4C2 एंड सो ऑन। यहाँ पर n+1 C2 आ गया, n+2 C3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से सवाल आपको इस फॉर्म में गिवन है, आप इसको इस तरह से भी रहने दे सकते हैं, या आप इसको कॉम्बिनेशन के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में ये नोटेशन यूज नहीं हुई भी, आपने नहीं यूज करनी तो आप इसको ऐसे ही सवाल को रहने दें। ठीक है, सिर्फ ये याद रखें कि ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, ये जो ब्रैकेट है 2 नंबर्स के साथ ये कॉम्बिनेशन को शो करती है। काम हमारा वही है, n को वैल्यू देनी है 1। सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखा, 1+1 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 1+1 और ये 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर भी n की जगह हमने 1 लिखा, 1+2 और यहाँ पर हमारे पास क्या है 3। 1+1 2 हो गया, 2C2, ये भी क्या हो गया 3C3। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर ये दोनों इंटीजर सेम हो जाए, ये जैसे 2 और 2 दोनों इंटीजर सेम है, ये 3 और 3 है दोनों इंटीजर सेम है, अगर हमारे पास NCN हो तो ये इसका आंसर हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। कैलकुलेटर में आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है कॉम्बिनेशन को फाइंड करने के लिए, आपके पास एक की होगी जिसके ऊपर लिखा होगा NCR। ठीक है, NCR कैलकुलेटर के अंदर एक की होगी जिसमें NCR लिखा होगा, उसमें आप n की वैल्यू डालें, CR की वैल्यू डालें। ठीक है, क्या मतलब है कि ये ऊपर वाली वैल्यू n की है और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये r की है। ठीक है, NCR, कोई भी इंटीजर यहाँ पर लिखें, C लिखें, यहाँ पर आप R लिखें तो आपका आंसर आ जाएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अगर ये दोनों नंबर्स बराबर हों, ठीक है, कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं कि अगर ये दोनों नंबर्स बराबर हों, इसका आंसर भी 1 आएगा। इसी तरह से ये 3C3 है, इसका आंसर भी 1 आएगा। तो एक चीज हमारे पास ये आई कि NCN, इसका आंसर हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर है। Therefore, A is true for n equals to 1. अब हमने क्या कर लेना है? हमने n की जगह k लिख देना है। Let A be true for n equals to k, where k क्या चीज है? या तो एक पॉजिटिव इंटीजर है या फिर एक नेचुरल नंबर है, एक ही बात है। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं या नेचुरल नंबर लिखते हैं। क्या करना होगा? 2C2 ऐसी रहेगा, 3C2 4, यहाँ पर n की जगह k आ जाएगा, k+1, यहाँ पर भी n की जगह कितना आ जाएगा? k+1। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है? इसकी लास्ट टर्म देखनी है। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? k+1 C2। इस लास्ट टर्म में k की जगह क्या लिख देना है? k+1। ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास ये वाली है k+1 2 वाली। इस लास्ट टर्म में k को रिप्लेस करना है किसके साथ? k+1 के साथ। तो ये टर्म बन जाएगी k+1+1 k+2 C2। ये जो नई टर्म आती है इसको हम ऐड कर देते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर बी में बोथ साइड हमने इस टर्म को ऐड किया। ठीक है, यहाँ पर आ गया k+2 2, यहाँ पर भी k+2 और 2 आ गया। अब यहाँ पर एक फार्मूला एक और लगेगा, वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला देख लेते हैं कि अगर आपके पास ये दो कॉम्बिनेशन जो हैं वो जमा हो रही हैं, ठीक है, दो कॉम्बिनेशन जमा हो रही हैं इस तरह से कि इनके ऊपर वाली टर्म्स बराबर हैं। ये देखें, ये वाली हमारे पास k+2 टर्म है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? k+2 वाली टर्म ही है। ठीक है, अगर ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स बराबर है और जो ये वाली टर्म है ये हमारे पास 3 है और ये कौन सी है? 2, इनमें एक नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, एक 2 है एक 3 है, इनमें से आपने सिलेक्ट करना है बड़ा नंबर। ठीक है, दो कॉम्बिनेशंस अगर जमा हो रही हैं तो ये जो नीचे वाली दो टर्म्स हैं इनमें से आपने बड़े नंबर को सिलेक्ट करना है। आंसर में आएगा यहाँ पर 3। ठीक है, और ये अगर दोनों बराबर हैं, ऊपर वाली दोनों टर्म्स बराबर हैं, तो इनमें एक नंबर का इजाफा कर देना है। ठीक है, आप इसको लिखेंगे k+2 पहले से है +1, तो ये कितना हो जाएगा? k+3। ये इस चीज को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला हमें मिल रहा है कि NCR इसमें जमा हो रहा है NCR+1। ठीक है, ऊपर वाले दोनों नंबर्स बराबर हैं। ठीक है, दोनों नंबर बराबर हैं तो ऊपर वाले में एक नंबर का इजाफा कर देना है, n+1 कर देना है।
और इनमें से ये r है और ये r+1 है, इनमें से जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है, r+1, वो वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को हमने यूज किया है। बस आपने इतना ही कॉम्बिनेशन के दो चीजें करनी है कि अगर दोनों नंबर बराबर हैं, NCN है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। और एक ये चीज करनी है कि अगर दो कॉम्बिनेशन जमा हो रही हैं इस तरह से कि इनके ऊपर वाले दोनों नंबर बराबर हैं और जो नीचे वाले नंबर हैं उनमें एक टर्म का फर्क है, ठीक है, तो उनमें से आपने क्या करना है, बड़ा नंबर सिलेक्ट करना है और इधर से भी आपने क्या करना है, एक नंबर को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, k+3। बस यहाँ तक करने के बाद आप लिख देंगे दिस शोज दैट a is true for n equals to k+1, hence a is true for all positive integers। ठीक है, कॉम्बिनेशन एक दो सवाल ही हैं। नेक्स्ट एक रह गया और टाइम आपने ना अपनी बहस में खत्म कर दिया है ये, हालांकि सवाल जो था वो इम्पोर्टेंट सवाल था, कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। शो डैट, सवाल नंबर 11 लास्ट सवाल है। शो डैट 5 की पावर 2n-1 प्लस 3 पावर 2n-1 ओवर 8 इज एन इंटीजर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। कल इस तरह की हमने एक एग्जांपल देखी थी। ठीक है, ये बाकी सारे सवालों से मुख्तलिफ है, मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल है, सारे सवालों से मुख्तलिफ है। कल इस तरह की एक एग्जांपल देखी थी, आज ये एक सवाल नंबर 11 है। इसको हम नोट करते हैं कि कैसे करना है। आपने क्या करना है, आपको ये 1 + 2 + 3 ऐसी कोई सीरीज टाइप सवाल गिवन नहीं है, सिर्फ एक टर्म गिवन है। आपने बताना है कि ये टर्म सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आंसर में एक इंटीजर देती है। ठीक है, तो सबसे पहले n को वैल्यू दी 1, ठीक है, 1 वैल्यू दी, हमारे पास आया 5, 2 n की जगह 1 आ गया, 3 2 n की जगह 1 आ गया, -1 एज इट इज है, डिवाइडेड बाय 8। 5 + 3 8 आया, 8 को 8 पे तकसीम किया, 1 आया। 1 क्या होता है, एक इंटीजर होता है। therefore 1 is true for n equals to 1। ठीक है, given statement is true for n is equal to 1। ये जो हमारे पास टर्म है इसका आंसर कितना आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। अब हमने लेट कर लेना है कि n इक्वल्स टू k के लिए इस टर्म का आंसर एक इंटीजर आता है। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया कि n इक्वल्स टू k के लिए ये जो टर्म मुझे गिवन है इसका आंसर क्या आता है, एक इंटीजर आता है। अब क्या करना होगा, k को रिप्लेस करना है k+1 के साथ ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, पहले हम क्या करते आए हैं कि k को रिप्लेस किया k+1 के साथ, लास्ट टर्म में k को रिप्लेस किया k+1 के साथ, फिर जो नई टर्म आती है उसको हम ऐड करते हैं ऑन बोथ साइड। ठीक है, लेकिन ये सवाल उनसे मुख्तलिफ है, आपको नजर ही आ रहा है इसकी कोई लास्ट टर्म नहीं है। ठीक है, ये एक ही टर्म आपको गिवन है। आपने क्या करना है, k को रिप्लेस कर देना है k+1 के साथ, लेफ्ट हैंड साइड में k को रिप्लेस करना है k+1 के साथ और सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर इंटीजर आता है। रिप्लेस k by k+1 on left hand side of 1 and simplify। 5 लिखा, 2 लिखा, k की जगह k+1 लिखा, -1 एज इट इज आ गया, +3 लिखा, 2 लिखा, k की जगह k+1 लिखा, -1 एज इट इज आ गया। सॉल्व करते हैं, 2k + 2 -1, 3 की पावर भी कितनी आती है, 2k + 2 -1 डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज आया। अब कल भी ये बात हुई थी कि आपने 2 और -1 को इकट्ठा करके 1 नहीं लिख देना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये 1 इक्वेशन के अंदर 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर है 2k - 1, इसी तरह से 3 की पावर 2k - 1 है। तो ये जो पावर्स आपके पास आई हैं, आपने इसमें से क्या करना है, 2k - 1 को इकट्ठा करना है और 2 को सेपरेट कर देना है। इसी तरह से ये 3 है, 2k - 1 को इकट्ठा करना है और 2 को सेपरेट कर देना है। जो 5 की पावर या 3 की पावर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर है, वही 5 की पावर और 3 की पावर यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करते हुए आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, तो 2k - 1 अलग कर दिया, +2, इसी तरह से 2k - 1 अलग कर दिया, +2, क्योंकि ये वाली जो पावर है 3 की और 5 की, ये इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है। अब हमने कल ये भी देख लिया था कि अगर आप पावर जमा हुई हुई हो तो आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। 5 की पावर 2k - 1, इसी तरह से ये 5 की पावर कितनी है, 2। ठीक है, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। 3 की पावर 2k - 1 है और 3 की पावर कितनी है, 2। ठीक है, पावर्स हमने अलग अलग की हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25,
3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब जो ये बड़ा नंबर है, ठीक है, कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सॉल्व करके दूंगी, तो ये बिल्कुल वैसे ही आपने काम करना है। जो बड़ा नंबर है इसको आपने कैसे लिखना है, इसको आपने लिखना है किसके साथ, ये 9 है, एक तो यहाँ से लिखना है 9, और 9 के अलावा जितना नंबर बचता है 16 और 9 को जमा करें तो आपके पास आंसर कितना आता है 25। ठीक है, तो ये जो 25 है इसको आपने किस तरह से लिखना है, एक तो ये नंबर लिखना है 9 जो भी यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, ये 9 है, ये 9 लिखा, और 9 में हम 16 को ऐड करें तो हमारे पास टोटल आंसर कितना आता है 25। ठीक है, तो 25 को आपने दो हिस्सों में लिखना है, एक नंबर यही वाला लेना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 9 और 16। अब हम क्या कर सकते हैं, 16 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 9 जो है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने 16 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, और एक 9 वाली ये टर्म है। ठीक है, 9 वाली टर्म्स दो आ गई, ये दो टर्म्स है 9 वाली, इनमें से हम 9 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 9 को हमने कॉमन लिया, 9 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक, अब इसको अलग अलग कर दें, पहली टर्म को और दूसरी टर्म को। पहली टर्म को अलग किया, यहाँ पर 2 आ गया, 16 जो है 8 पर डिवाइड हुआ 2 आया, यहाँ पर हमारे पास ऐसी टर्म आ गई। ठीक, अब देखें, सिंस k इज एन इंटीजर, 5 की पावर 2k माइनस 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। चूंकि ये एक इंटीजर है, 5 की पावर में यहाँ पर k की अगर वैल्यू 1 है या 2 है या 10 है, कोई भी वैल्यू है, तो वो 5 की पावर 2, 10, 3 इसी तरह से बन जाएगी। 5 की कोई भी पावर हो, 5 एक इंटीजर है, 5 की कोई भी पावर हो, आंसर आपके पास इंटीजर आएगा। ठीक है, क्योंकि k एक इंटीजर है। Since k is an integer, 5 की पावर 2k minus 1 is also an integer। जब ये इंटीजर है, इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इंटीजर को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर में इंटीजर ही आएगा। पहली टर्म हमारे पास इंटीजर आ गई। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 हमें कह रही थी कि ये जो दरमियान वाली टर्म है, ठीक है, 5 की पावर 2k माइनस 1, 3 की पावर 2k माइनस 1 ओवर 8, ये जो दरमियान वाली टर्म है ये एक इंटीजर है, हमने लेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 1 में हमने लेट किया था कि ये टर्म एक इंटीजर है। ठीक है, इस टर्म को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, इंटीजर को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो भी हमारे पास आंसर एक इंटीजर ही आता है। Since this is an integer by equation number 1, so 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास आंसर में इंटीजर ही आएगा। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दो इंटीजर्स को जमा करें तो भी आंसर क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। मतलब कि ये जो टोटल आंसर है ये हमारे पास इंटीजर ही आता है, हमेशा इंटीजर ही आना चाहिए। This shows that 1 is true for n equals to k plus 1, hence 1 is true for all positive integers। ठीक है जी, यहाँ पर आपका 10th चैप्टर आज खत्म हुआ है। ओके, आपकी क्लास का टाइम अगला शुरू हो गया हुआ है। अल्लाह हाफिज।